जनवरी 1989 जापान की टोक्यो पुलिस एक 19 साल की लड़की की किडनैपिंग और गैंग रेप के मामले में 2 लड़कों को अपनी हिरासत में लेती है, जहां पर ये लड़के इस बात को कन्फेस कर तो रहे थे कि हाँ उसने किसी लड़की के साथ ऐसा किया है, लेकिन जो डिटेल्स वो बता रहे थे और जो पुलिस वालों के पास डिटेल्स थी दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। इसके बाद पुलिस वाले दोनों लड़कों को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ करते हैं, जहाँ पर दोनों का स्टेटमेंट लगभग सिमिलर सा होता है। तो पुलिस वाले इस केस के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से उससे पूछताछ करते हैं। तो वे लड़के बताते हैं कि उसने किसी लड़की का गैंग रेप करके उसकी बॉडी को एक 55 गैलन ड्रम में सीमेंट की मदद से जमा कर टोक्यो के कोटो में वकासु की कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया है। इसके बाद जब पुलिस वाले उन दोनों लड़कों को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें एक गैलन के अंदर कंक्रीट में जमी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। फिर पुलिस वाले उस लड़की की बॉडी को कंक्रीट से अलग करके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इसके साथ ही गैलन के अंदर से कपड़े के टुकड़े, प्लास्टिक सीट और कंक्रीट के सैंपल को कलेक्ट करके फॉरेंसिक टीम को भेजते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये क्लियर हो जाता है कि उस लड़की की मौत ट्रॉमेटिक शॉक की वजह से हुई थी। दैट मीन्स कि उसे मरने से पहले काफी ज्यादा टाइम तक टॉर्चर किया गया था। उस लड़की के ब्रेस्ट से निपल्स को अलग किया गया था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि दीवार पर कोई कील लगी हुई है और उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उखाड़ा गया हो। यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा पेनफुल होगा उसके लिए। उसके शरीर में कई जगह पर नीडल्स फंसी हुई मिलती है और उसके प्राइवेट पार्ट में एक प्लास्टिक का बॉटल भी फंसा हुआ मिलता है। इन सब के अलावा मरने से पहले वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से डैमेज था कि उसे पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने किसी भी तरह उसकी फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान कर ली। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिरकार वो लड़की कौन थी और उसने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से उसके साथ इतनी हैवानियत की गई थी, और आखिर क्यों इस केस को दुनिया का सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग केस कहा जाता है। वेल, इस केस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप कमजोर दिल के हो देन प्लीज स्किप द वीडियो राइट नाउ। और ये बात मैं हवे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस केस की सुनवाई के दौरान एक आदमी कोर्ट रूम में ही बेहोश हो जाता है। So hello friends, my name is Sachin Arya and welcome back to another case study with me. Without wasting any time, let's dive in the case of Junko Furuta. तो इस कहानी की शुरुआत होती है जापान के मिसातो साइतामा से, जहां पर जुनको फुरुता नाम की एक 17 साल की लड़की अपने माँ बाप और 2 भाइयों के साथ रहती थी, जहां पर वो यासुयो मिनामी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रही थी। क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए अपनी ग्रेजुएशन की फीस खुद से निकालने के लिए वो प्लास्टिक की मोल्डिंग फैक्ट्री में काम भी करती थी। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर शॉप पर जॉब भी करने वाली थी। जुनको फुरुता बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से उसके अच्छे ग्रेड्स आते थे एंड टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट्स भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। और अपनी इन्हीं सब खूबियों की वजह से वो लड़कों के लिए किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। जिस स्कूल में जुनको पढ़ाई किया करती थी उस स्कूल में 4 और लड़के पढ़ते थे, हिरोशी म्यानो, जो ओगुरा, शिंजी मिनाटो और यासुशी वटनाबे, जो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए कम और बाकी लड़कों को बुली करने के लिए ज़्यादा जाते थे, जिसकी वजह से साल 1988 में उन 4 लड़कों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। और स्कूल से निकाले जाने के बाद ये 4 लड़के टोक्यो के फेमस क्रिमिनल गैंग याकुजा के मेंबर बन जाते हैं। और इस गैंग में शामिल होने के बाद वो चोरी, पर्स स्नैचिंग, किडनैपिंग, रेप और कई घटनाओं को अंजाम देना शुरू करते हैं। और इन सब के अलावा स्कूल से सस्पेंड होने के बाद भी वो रेगुलरली स्कूल जाया करते थे, सिर्फ बाकी बच्चों को परेशान करने के लिए। और इसी दौरान उन 4 लड़कों में से एक हिरोशी मियानो को जुनको फुरुता पसंद आ जाती है और वो डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन जुनको इस प्रपोजल को साफ इनकार कर देती है और इस इनकार की वजह से उसके मन में जुनको के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया कि वो मन ही मन सोच लिया कि वो कैसे भी करके जुनको फुरुता से बदला ज़रूर लेगा। 25 नवंबर 1988 की शाम को हिरोशी मियानो और शिंजी मिनाटो मिसातो साइतामा के आसपास लड़कियों को लूटने और उनका रेप करने के इंटेंशन से बाइक से घूम रहे थे। और संजोग की बात तो ये थी कि जुनको फुरुता उसी टाइम पर प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री से जॉब फिनिश करके वापस साइकिल से अपने घर जा रही थी। और जैसे ही हिरोशी मियानो की नज़र जुनको पर पड़ती है वो मन ही मन ये सोच लेता है क्या जो जुनको से बदला ज़रूर लेगा और इससे बेहतर मौका उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा।
इसके बाद वो शिंजी मिनाटो से कहता है कि तुम बाइक से जाकर उसकी साइकिल में धक्का मारो ताकि वो नीचे गिर जाए, और मैं उसकी मदद करने के बहाने उसका ट्रस्ट गेन करूंगा ताकि वो हमारे जाल में आसानी से फंस जाए। शिंजी मिनाटो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो बाइक से तेज रफ्तार से जाता है और जुनको की साइकिल में ठोकर मारकर वहां से आगे निकल जाता है, जिसके बाद जुनको नीचे जमीन पर गिर जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग हिरोशी मियानो उसकी मदद करने के बहाने उसके पास जाता है और उससे ये कहता है कि तुम्हें गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हिरोशी मियानो जो कि जुनको का पहले क्लासमेट रह चुका था, तो वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि अब आगे उसके साथ क्या कुछ होने वाला था। इसके बाद वो जुनको को लेकर पास के गोडाउन में जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो याकुजा गैंग का मेंबर है और अगर उसको वापस अपने घर जाना है तो उसे उसकी सारी बातें माननी होगी। इस बात से जुनको इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो जुनको को लेकर एक लोकल टैक्सी बुक करता है और पास के एक होटल में जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ बलात्कार करता है। और जब उसका मन भर जाता है तो वो अपने तीनों दोस्तों को कॉल करके बताता है कि उसने अभी जुनको का बलात्कार किया है और अभी भी वो उसके कब्जे में है। इस बात पर वो तीनों उससे कहता है कि जुनको को अभी जाने मत देना, हम लोग कल मिलते हैं। 26 नवंबर 1988 की सुबह मियानो जुनको को लेकर होटल के पास के एक पार्क में जाता है, जहाँ पर उसके तीनों दोस्त शिंजी मिनाटो, यासुशी वटनाबे और जो ओकुरा पहले से उन दोनों का वेट कर रहे थे। और वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग जुनको से कहते हैं कि वो लोग याकुजा गैंग के मेंबर हैं और अगर उसने उन लोगों की बात नहीं मानी तो याकुजा गैंग के मेंबर उसके पूरे परिवार वालों को मार डालेंगे। अब इस टाइम पर जुनको के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपनी जान बचाकर अपने परिवार वालों को मरने देगी या फिर अपने परिवार वालों की जान बचाकर खुद को उन लोगों के हवाले कर देगी। और यहाँ पर जुनको फुरुता अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए दूसरा ऑप्शन चूज करती है और वो लोग जैसा कहते गए उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से जुनको फुरुता की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। और इसके बाद वो लोग जुनको को शिंजी मिनाटो की गर्लफ्रेंड बनाकर उसके घर ले जाते हैं। वैसे तो उस घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन शिंजी के पेरेंट्स कभी कभार आया जाया करते थे। इधर ये लोग जुनको को लेकर इधर उधर घूम रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जुनको के पेरेंट्स उसे ढूंढने के लिए इधर उधर परेशान हो रहे थे। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी जब जुनको का कुछ भी पता नहीं चलता है तो 27 नवंबर 1988 को उसके पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेन करते हैं। लेकिन जैसे उन चारों लड़कों को इस बात की खबर लगती कि जुनको के पेरेंट्स पुलिस कंप्लेन कर चुके हैं, तो वो सबसे पहले जुनको को उसके घर पर फोन करवाते हैं और जबरदस्ती उससे ये कहने के लिए मजबूर करते हैं कि वो अपने दोस्त के घर आई हुई है और वो बिल्कुल ठीक है। जुनको जो कि पूरी तरह से मजबूर थी वो बिल्कुल वैसा ही करती है। 28 नवंबर 1988 की रात लगभग 10 बजे के आसपास उन चारों लड़कों ने जुनको के साथ गैंग रेप किया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो हिरोशी मियानो उसके प्राइवेट पार्ट के बालों को हटाकर माचिस से उसके प्राइवेट पार्ट में आग लगाने की कोशिश करता है। दिसंबर स्टार्टिंग में वो एक और भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती है, जिसके बाद वो चारों मिलकर उसके चेहरे पर पंचिंग बैग की तरह वार करते हैं और हिरोशी मियानो उसके एंकले को जला देता है ताकि वो दोबारा भागने की कोशिश ही ना कर सके। वो जुनको को बिना कपड़ों के उनके सामने नाचने के लिए कहते। जुनको को उन चारों के सामने मैस्टरबेट करने के लिए मजबूर किया जाता। दिसंबर की जमा देने वाली ठंड में भी उसे बिना कपड़ों के बालकनी में खड़ी रहना पड़ता था और उसके प्राइवेट पार्ट में मेटल की रॉड, प्लास्टिक की बोतल और भी कई चीजों को डाला जाता था और कई बार तो वो लोग उसके प्राइवेट पार्ट में घर में जलता हुआ बल्ब तक डाल देते थे। वो लोग उससे काफी ज्यादा मात्रा में शराब पिलाया करते थे और एक बार में 2-2, 3-3 सिगरेट तक पीने के लिए मजबूर किया जाता था। दिसंबर के बीतते दिनों के साथ ही उसके ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे और दिसंबर एंड आते आते उसे खाना भी बहुत कम दिया जाने लगा था, जिसकी वजह से उसके शरीर के जो घाव थे वो बढ़ने के बजाय बिल्कुल वैसे की वैसे रह रहे थे और उसके शरीर से अब बदबू भी आने लगी थी। उसके शरीर में इतने ज्यादा चोट के निशान थे कि वो वॉशरूम तक पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगा देती थी और कई बार तो वॉशरूम तक पहुंच भी नहीं पाती थी, जिसकी वजह से टॉयलेट वहीं पर हो जाता था और इस चीज के लिए भी उसे पनिश किया जाता था। जुनको को जब प्यास लगती थी तो वो लोग उसे खुद का यूरिन पीने के लिए मजबूर करते थे और इतने सारे टॉर्चर की वजह से जुनको उन लोगों के सामने हाथ जोड़ती थी कि प्लीज किल मी, मुझे मार डालो, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते थे।
4 जनवरी 1989 की रात को महाजोंग के एक गेम में मियानो बहुत सारा पैसा हार जाता है और वो इस बात का गुस्सा भी जुनको पर उतारने का फैसला करता है। वो घर जाता है और एक मोमबत्ती जलाकर उसके चेहरे से लेकर उसकी आंखों की पलकों पर वो मोम गिराना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसकी पलकें तक जल जाती है। फिर वो जुनको को उसका यूरिन पीने के लिए मजबूर करते हैं और फिर वो जुनको को उठाता है और उसको इतनी जोर से लात मारता है कि वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। इसके बाद वो चारों लड़के जुनको की बॉडी पर लगे हुए खून से बचने के लिए हाथों में पंचिंग बैग पहनते हैं और उसे मारना शुरू करते हैं। कोई हाथ पर मार रहा है, तो कोई मुंह पर, तो कोई पेट पर, तो कोई कहीं तो कहीं। लेकिन जब जुनको नीचे जमीन पर गिर जाती है तो हिरोशी मियानो लाइटर के तेल निकाल कर उसकी बॉडी पर गिरा देता है और उसे जला देता है। जुनको खुद को उस आग से बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है और ये अत्याचार लगभग 2 घंटे तक चलता है। फिर वो चारों जुनको को उसी हालत में छोड़कर वहां से अपने अगले शिकार की ओर निकल जाते हैं और फिर एक 19 साल की लड़की का गैंगरेप करते हैं। और ये वही लड़की थी जिसके बारे में पूछताछ करने के लिए हिरोशी मियानो और जो उगुरा को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। 5 जनवरी 1989 की शाम को मिनाटो का भाई उसे फोन करके बताता है कि जुनको सांस लेना बंद कर चुकी है। इस खबर से वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस तक ना पहुंचे इस डर से जुनको की बॉडी को एक कंबल में लपेट कर ट्रैवलिंग बैग में रखकर उस बैग को एक 55 गैलन ड्रम में कंक्रीट की मदद से जमा देते हैं। और फिर 5 जनवरी की रात लगभग 8 बजे वो लोग उस ड्रम को लेकर टोक्यो के कोटो में वकासो की कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। 23 जनवरी 1989 पुलिस वाले एक 19 साल की लड़की की किडनैपिंग और गैंगरेप के मामले में जो उगुरा और हिरोशी मियानो को गिरफ्तार करती है। और जब दोनों से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाती है तो हिरोशी मियानो को लगता है कि जो उगुरा ने पुलिस वालों को जुनको के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया, जिसकी वजह से हिरोशी मियानो भी टूट जाता है और पुलिस वालों को सब कुछ बताना शुरू करता है। लेकिन उन दोनों को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि पुलिस वाले जुनको के बारे में नहीं बल्कि किसी और लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद 29 मार्च 1989 को जुनको की बॉडी एक 55 गैलन ड्रम में सीमेंट से जमी हुई मिलती है और उसकी पहचान उसके फिंगरप्रिंट से की गई और फिर उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब इस केस को कोर्ट में पेश किया गया तो उस टाइम पर चारों नाबालिग थे, इसलिए उनको उनके रियल नाम से नहीं बल्कि ABC और D कहकर बुलाया गया। जहां पर हिरोशी मियानो को 17 साल की सजा सुनाई गई, जो कि आगे चलकर 20 साल की सजा में कन्वर्ट कर दी जाती है, जो कि जनरली जापान की सबसे लंबी सजा है। जो उगुरा को 5 से 10 साल की सजा सुनाई गई, शिंजी मिनाटो को 5 से 6 साल की सजा सुनाई गई और वहीं पर यासुशी वटनाबे को 3 से 4 साल की सजा सुनाई गई। अब एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जिस क्राइम को उन लोगों ने अंजाम दिया, क्या उसके लिए फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।